प्यार के सवाल अनोखे, मुमू के जवाब है चोखे। जीवन से विज्ञान का नाता, ज्ञान से है पहचान कराता। अंतरा भी समझे सब बातें राज की। देखो 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 सुनो ध्यान से तुम, बातें राज की, बातें राज की। माँ, आपने कभी देखा है? क्या मोमो? ये देखिए, रेनबो इज सो ब्यूटीफुल। मैंने तो कितनी बार देखा है। बारिशों में छत पे जाओ तो कभी कभी नजर आ जाता है। पर माँ, आपने तो मुझे कभी नहीं दिखाया। हमेशा थोड़ी दिखता है। फिर ये बनता कैसे है? कोई आ गए हैं। लो, पापा आ गए, इनसे पूछिए। भाई तुम्हारी क्वेरी बहुत इंटरेस्टिंग है मोमो, लेकिन आज हमारे पास भी एक प्रॉब्लम है। हमारे रामशरण को 1 रुपए का हिसाब नहीं मिल रहा। क्यों? ऐसा क्या किया रामशरण ने? कुछ नहीं, कल किसी होटल में चाय पीने गया था, बस तभी से। खैर छोड़ो। ये जो सनलाइट नजर आ रही है ना, इधर देखो, इसमें इंद्रधनुष की सभी किरणें छुपी हैं। और इस इंद्रधनुष में हम उन सभी 7 रंगों को देख पाते हैं। अंतरा, जरा एक सीडी तो इधर कैच कराओ। ये लो। मोमो जरा ध्यान से देखना। अंतरा तुम भी। मोमो एक काम करो, मेरे स्टडी रूम से एक लैम्प, एक ऑर्डिनरी बल्ब और एक फ्लोरेसेंट लाइट लेकर आओ। फ्लोरेसेंट लाइट यानी? अरे बाबा, CFL। अभी ले। प्लीज। पहले हम इस सीडी को इस फ्लोरोसेंट लाइट की रोशनी में देखते हैं। देखा? ध्यान से देखो मोमो। हाँ पापा, सारे रंग साफ साफ नजर आ रहे। हाँ, तो क्यों ना अब हम इसे एक ऑर्डिनरी बल्ब में देखें? हाँ श्योर, व्हाई नॉट। ध्यान से, गर्म होगा। अरे नहीं, इतनी जल्दी थोड़ी हो जाएगा। ये ऑर्डिनरी बल्ब, ये रहा, और इसकी रोशनी में ये देखो। हाँ पापा, इसमें भी तकरीबन सारे रंग नजर आ रहे। हाँ देखा मोमू, ये इंद्रधनुष तो हमने घर पे ही बना लिया। पर राज, अगर हम इसको सोडियम लाइट में देखें तो? जरूर देखते हैं, मगर इसके लिए मुझे लैब से सोडियम बल्ब और होल्डर बॉक्स लाना होगा। ये लो, सोडियम बल्ब। अब इसे करके देखते हैं। अरे राज, इसमें सिर्फ पीला रंग ही क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि सोडियम लाइट में पीले रंग की ही किरणें निकलती हैं। अब समझी कि ये फ्लोरेसेंट लाइट में सारे रंग छुपे होते हैं। करेक्ट मोमो। अलग अलग एलिमेंट्स में अलग अलग तरह की किरणें निकलती हैं। इन्हें हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, जिसका मतलब हर तत्व का अपना अलग स्पेक्ट्रम होता है। और यही स्पेक्ट्रम उनकी अपनी पहचान है, मानो उनका फिंगरप्रिंट ही है। सूर्य के प्रकाश में सभी किरणें मौजूद होती हैं, इसीलिए हमें इंद्रधनुष में 7 रंग दिखते हैं। अच्छा मोमो सुनो, तो मैं कांच के ग्लास में पानी लेकर आऊं और साथ में एक छोटा आईने का टुकड़ा जो उसमें डूब सके। जाओ। अभी लाए। ये लीजिए पापा, मैं ले आई। लो। अब सबसे पहले इस कांच के ग्लास में हम इस मिरर को डाल देते हैं। ये देखो, पानी में तैर गया। ठीक, और अब इसे खिड़की के पास लेकर चलते हैं। आओ दिखाता हूं। हम इस मिरर को ग्लास के अंदर इस तरह टेढ़ा रख लेते हैं और अब इस ग्लास को ऐसी जगह रखते हैं जहां सनलाइट सीधी इस मिरर पर पड़े।
अब एक सफेद कागज को थोड़ा तिरछा करके इस ग्लास के सामने रख लें। इसको थोड़ा इस तरह एडजस्ट करें कि इस पर हमें सातों रंगों का स्पेक्ट्रम नजर आने लगे। अरे माँ, ये तो बिल्कुल किताब के इंद्रधनुष जैसा लग रहा है। जब हम लाइट को किसी वेज शेप जैसे इस प्रिज्म के थ्रू पास करते हैं तो वो हमें 7 अलग अलग रंगों में नजर आती है। सनलाइट का 7 रंगों में विभाजित होना ही डिस्पर्शन कहलाता है और इन रंगों के बैंड को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। प्रत्येक रंग का अपना अलग वेवलेंथ होता है। बैंगनी रंग की वेवलेंथ सबसे कम होती है और लाल रंग की सबसे ज्यादा होती है। और अब हम जो ये प्रयोग करने जा रहे हैं, इसमें हम इस सनलाइट को इस प्रिज्म पर डालते हैं तो ये व्हाइट लाइट 7 अलग रंगों में विभाजित होकर इस स्क्रीन पर पड़ती है। और इसी प्रिज्म के साथ एक और आइडेंटिकल यानी एक ही आकार और नाप का प्रिज्म उल्टा करके रख दें तो फिर ये 7 अलग रंग वापस एक सिंगल व्हाइट लाइट में बदल जाते हैं। अक्सर बारिशों में हम 7 रंगों का ये कुदरती रंगीला धनुष देखते हैं और इसे इंद्रधनुष कहकर पुकारते हैं। इस इंद्रधनुष में हम सूरज के उन 7 रंगों को देख पाते हैं जो अक्सर हमें नजर नहीं आते, मगर बारिशों में वाटर ड्रॉपलेट्स वातावरण में मौजूद रहते हैं और ये सन रेज के लिए प्रिज्म का ही काम करते हैं और इस वजह से हमें इंद्रधनुष नजर आता है। ब्रेक पे जाने से पहले हमने देखा कि बरसात के मौसम में बारिश थमने के बाद वातावरण में मौजूद वाटर ड्रॉपलेट्स सनरेज के लिए प्रिज्म का काम करती हैं और हमें इंद्रधनुष नजर आता है। मगर इसके अलावा और भी बड़े रोचक तरीके हैं जिनसे हम स्पेक्ट्रम देख पाते हैं। अब जैसे कि ये सीडी को ही लें, जब हम इसको फ्लोरोसेंट लाइट में देखते हैं तब हमें एक बैंड यानी पट्टी नजर आती है जिसमें 7 रंग हैं और यही 7 रंग हमें इंद्रधनुष में नजर आते हैं। और अगर हम इस सीडी को ऑर्डिनरी येलो बल्ब में देखें तो भी हमें 7 रंग का एक बैंड नजर आता है, मगर जब हम इसी सीडी को सोडियम लाइट में देखें तो हमें एक येलो कलर की पट्टी नजर आती है। इसका अर्थ ये हुआ कि सोडियम लाइट से केवल येलो कलर की ही किरण निकलती है। नो माँ, पकड़ रही हो चीटे। अच्छा रुको एक सेकेंड। नो, झुक रही हो। अच्छा तो तुम भी करो मेरे साथ, दोनों एक साथ करते हैं। हाँ, लेट्स ट्राई। चीटिंग। ये माँ बेटी ने मिलकर योगा क्लासेस शुरू कर दी है क्या? नहीं, कुछ एक्सपेरिमेंट करके देख रहे थे। बेमतलब है। मतलब? तुम सेंटर ऑफ ग्रेविटी ट्राई कर रही हो ना? हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? ऐसा है, कॉलेज में हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ने के बाद हफ्तों शर्त लगाकर इसी बात पर समोसे खाते रहे कि कौन ऐसे उठ सकता है, लेकिन कोई नहीं। मैं करके दिखाऊं? हाँ, करने दो। प्लीज, वेलकम। श्योर। देखते हैं। पकड़ना नहीं है, झुकना भी नहीं है, सीधे। हाँ, ट्राई करो। इसीलिए कहते हैं कम खाया कर, बैठे बैठे गिर रही है। पर पापा, क्या हमारे गिरने के पीछे भी कोई साइंटिफिक रीजन है? बिल्कुल है। जब हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे बेस से बाहर चला जाता है तो हमारा बैलेंस खराब हो जाता है और हम गिर जाते हैं। अब जैसे निहार इस बुक को नचा रहा था, अब जरा तुम थोड़ा साइड से इस बुक को नचा कर दिखाना। हाँ, क्यों नहीं? बिल्कुल। देखा? तो मतलब किसी भी चीज को बैलेंस करने के लिए हमें उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ढूंढना पड़ता है। बिल्कुल। लीडिंग टावर ऑफ पिज़्ज़ा भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कारण ही टिका हुआ है। जिस दिन उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके बेस से बाहर चला जाएगा वो भी गिर जाएगा। अब जैसे कि ये सीढ़ी, अगर हम इसे बीच से फिंगर पर टिकाना चाहे तो आसानी से टिक जाएगी, मगर हम यदि इसे साइड से टिकाना चाहे तो मुश्किल है। हमें जरूरत है सीढ़ी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बेस को शिफ्ट करने की।
मोमो, जरा वो कपड़े लटकाने वाली क्लिप्स तो लेके आना। जी माँ, अभी लाई। ये लीजिए माँ। ये आ गई हमारे पास क्लिप्स। अब हम इस सीडी को किनारे से अपनी उंगली पर टिकाने की कोशिश करते हैं, जो कि नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी अभी भी बीच में ही है। हाँ, तो अब जरूरत है हमें इस सीडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को शिफ्ट करके सीडी के किनारे पर लाने की। सेंटर ऑफ ग्रेविटी को शिफ्ट करने के लिए हम ये क्लिप लगाते हैं, और इसके लिए जरूरत है इस सीडी पर क्लिप्स लगाने की। तुम इसे अपने उंगली पर रखो। पर अभी भी ये बैलेंस नहीं है, तो आई थिंक और क्लिप्स लगाने की जरूरत है। इसके बिल्कुल ऊपर एक और क्लिप लगाओ। अब बैलेंस करके देखो अंदर। अब इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट होकर किनारे पर आ चुकी है, इसलिए सीडी आसानी से बैलेंस हो गई है। वाह माँ, ये तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी समझाने का सबसे मजेदार तरीका है। किसी भी वस्तु को बैलेंस करने के लिए हमें उसके सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी को जानना जरूरी है, ताकि हम उस वस्तु को आसानी से बैलेंस कर सकें। अब जैसे कि कुर्सी पर बैठना और उठना कितना आसान है, मगर जब आपसे कहा जाए कि बिना आगे की ओर झुके इस कुर्सी से उठकर दिखाओ, तो शायद बड़े से बड़े पहलवान को भी पसीना आ जाए। जी हाँ, क्योंकि इसका कारण है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्योंकि जब तक सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपके फुटप्रिंट की लाइन में रहेगा, तब तक आप उठ नहीं सकेंगे। मगर जैसे ही आप झुकते हैं और आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपके फुटप्रिंट से बाहर जाता है, आप आसानी से उठ जाते हैं। लीनिंग टावर ऑफ पीसा भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कारण ही टिका हुआ है। जिस दिन उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके बेस से बाहर निकल जाएगा, वो गिर जाएगा। इस बात को हम एक और मजेदार तरीके से समझ सकते हैं। 1 मीटर का स्केल, अगर हम इस 1 मीटर के स्केल को इसके ठीक बीचों बीच यानी कि 50 सेंटीमीटर पर हिट करेंगे, तो स्केल सीधा आगे जाएगा। ये देखो। और अगर हम इसी स्केल को बिल्कुल बीच में हिट ना करते हुए साइड पर हिट करेंगे, तो ये साइड से ऐसे आगे चला जाएगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके ठीक बीचों बीच यानी कि यहां पर है। अच्छा राज, जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात हो रही है, तो ढलान पर जब कोई चीज छोड़ी जाएगी तो वो किधर जाएगी? नीचे की ओर। अरे फरेल्स वाला एक्सपेरिमेंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी को समझने के लिए बहुत बढ़िया उदाहरण है। हाँ, लेकिन उससे पहले हमें उस एक्सपेरिमेंट के लिए जो भी चीजें चाहिए, चलिए वो इकट्ठा करके लाते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के फनल वाले एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हम लेकर अपने साथ आए। आपको भी बता देते हैं। ये 2 लकड़ी के बराबर टुकड़े, एक ये छोटा टुकड़ा, 2 फनल, सेलोटेप, न्यूज़पेपर, कैंची, पेंसिल और नापने के लिए स्केल। अब हमने लकड़ी के इन 3 टुकड़ों को जोड़कर एक ट्रायंगुलर फ्रेम बना ली, ऐसे। लेकिन ये समतल नहीं है, एक तरफ से नीचा और दूसरी तरफ से ऊंचा है। माँ, मैं ये पेंसिल से करके देखती हूँ। साइंस हर बात का प्रूफ मांगती है। और अब हम ये 2 फनल लेते हैं। अब इस फनल में ये पुराना अखबार अच्छे से मोड़ के इस तरीके से रखते हैं, और अब इन फनल के चौड़े मुंह को टेप से ऐसे जोड़ लेते हैं। और 2 फनल को जोड़कर ये तैयार हो गया हमारा डबल कोन।
अब हम इस डबल कोन को लकड़ी के फ्रेम में ऊपर की तरफ रखकर देखते हैं। ये क्या? ये तो नीचे की तरफ नहीं आ रहा है। मैं जरा इस डबल कोन को नीचे रख कर देखता हूँ। अरे वाह, ये तो ऊपर की ओर जा रहा है। पर ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, अब हम इस डबल कोन के बीच के हिस्से को, जो कि मोटा है, उसे फ्रेम के नुकीले हिस्से पर रखकर देखते हैं। और जैसे जैसे डबल कोन चौड़े भाग की तरफ जाता है वो धंसता जाता है और हमें देखने में ये लगता है कि डबल कोन नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। असल में इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर से नीचे की ओर ही जा रहा है। मैं इस स्केल से मेजर करके देखती हूँ। फ्रेम के नुकीले हिस्से में डबल कोन की एक्सिस की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है और फ्रेम के चौड़े हिस्से में डबल कोन की एक्सिस की ऊंचाई 5.5 सेंटीमीटर है। तो कैसा रहा नीचे से ऊपर की तरफ का सफर? आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले हमने देखा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कैसे क्लिप्स की सहायता से शिफ्ट करके हम सीडी को उसके किनारे से भी बैलेंस कर सकते हैं, और वो भी अपनी एक उंगली पर। फिर हमने देखा जब हम 1 मीटर स्केल को बीच से हिट करते हैं तो स्केल पूरी आगे की ओर जाती है। जब हम इसे किनारे से हिट करते हैं तो ये एक साइड से ही आगे की ओर जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि स्केल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ठीक बीचों बीच है। ये हम सबको मालूम है कि ऊंचाई से कोई भी चीज छोड़ी जाए तो वो नीचे की तरफ ही आती है। मगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के इस अनोखे एक्सपेरिमेंट को किया तो देखा कि कैसे कोई चीज नीचे से ऊपर की ओर जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि डबल कोन के बीच का हिस्सा, जो कि काफी मोटा है, उसे फ्रेम के नुकीले भाग पर रखते हैं, और जैसे जैसे डबल कोन चौड़े भाग की तरफ जाता है वो धंसता चला जाता है, जबकि हमें देखने में ऐसा लगता है कि डबल कोन नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है।